नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार लायंस हैपेंड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित सभी जानकारियों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम मुख्यतः 4 बिंदुओं को जानेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी, जिसमें पहला है स्थापना, दूसरा इसकी संरचना, तीसरा इसकी विशेषता और चौथा इसका विनाश। यानी इन 4 बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे: स्थापना, संरचना, विशेषता और विनाश। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बिंदु जो है स्थापना। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। ठीक है, ये भारत के राज्य बिहार में एक जिला है नालंदा, और नालंदा जिले के गांव राजगीर में स्थित था। ठीक है, चलिए अब अगला जो हमारा हेडिंग रहेगा उसके अंतर्गत संरचना से संबंधित हम लोग बात करें। संरचना की अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई, इस विश्वविद्यालय की लंबाई 240 मीटर थी, 240 मीटर यानी 800 फीट, और चौड़ाई इसकी थी 490 मीटर यानी 1600 फीट थी, और क्षेत्रफल की बात की जाए तो 30 एकड़ इसका क्षेत्रफल था। ठीक है, और इसके अलावा इसमें 300 कमरे थे, 7 बड़े कक्ष थे और 9 मंजिला पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से भी अधिक पुस्तकें थीं और 90 लाख पांडुलिपियों का संग्रह इस पुस्तकालय में था। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता यह है कि दुनिया का यह सबसे पहला विश्वविद्यालय था। मतलब कि जब दुनिया में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं था, जो सबसे पहले जो विश्वविद्यालय खुला था वह नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है, दूसरा, यह आवासीय था, यानी इस विद्यालय में रहने की पूरी व्यवस्था थी। तीसरा, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा के मामले में विश्व विख्यात था, यानी पुराने समय में, प्राचीन काल में अच्छी शिक्षा के मामले में, उच्च शिक्षा के मामले में यह विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था। ठीक है, अगला क्या है, नालंदा संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना, आलम और दा। ये संस्कृत के 3 शब्द हैं। इन 3 शब्दों से मिलकर के नालंदा शब्द बना, जिसका अर्थ होता है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध ना लगाना। ठीक है, यह एक बौद्ध मठ था और इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा के साथ साथ अन्य धर्मों की भी शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, इसके बाद प्रवेश हेतु 3 स्तरों पर कठिन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना पड़ता था, अनिवार्य था। यानी कि अगर इसमें कोई छात्र अगर प्रवेश चाहता था पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले उसे 3 स्तरों पर एक कठिन परीक्षाएं होती थी, उनको उत्तीर्ण करना अनिवार्य था। यानी जब वो 3 परीक्षाएं, इस 3 स्तरों पर परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर पाता था, तभी उसको इसमें प्रवेश मिलता था। ठीक है, उसके बाद इसमें 10,000 शिक्षक थे, 10,000 शिक्षक थे और 2,000 विद्यार्थी थे। इसके बाद भारत के अलावा अन्य देशों से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे, यानी भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों से छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आया करते थे, जैसे चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, जापान आदि देशों से छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आया करते थे। ठीक है, इसके बाद इसमें लिटरेचर, लॉ, साइंस, इतिहास, साइकोलॉजी, भाषा विज्ञान, इकोनॉमिक्स आदि विषयों की पढ़ाई की जाती थी। ठीक है, यानी इस विश्वविद्यालय में इन सब विषयों की पढ़ाई की जाती थी। और इसके बाद इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ पर लोकतंत्र प्रणाली थी। लोकतंत्र प्रणाली का अर्थ होता है कि यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में कोई भी अगर फैसला लिया जाता था तो शिक्षक और विद्यार्थियों के सहयोग से, यानी दोनों शिक्षक और छात्र मिलकर के किसी भी चीज़ का फैसला लिया करते थे, इसलिए उसको लोकतंत्र प्रणाली कहा जाता। इसके बाद अगला बिंदु है, इसमें कई विद्वानों ने शिक्षा ली थी, जिसमें से महान विद्वान थे हर्षवर्धन। उस समय में ये बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे ये, जिसमें हर्षवर्धन, धर्मपाल, धर्मकीर्ति, वसुबंधु, नागार्जुन, आयुर्वेद आदि जैसे विद्वानों ने यहाँ इस विश्वविद्यालय से ही शिक्षा प्राप्त की थी। और
एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यहाँ पर कई बार भगवान गौतम बुद्ध जी यहाँ पर आए थे और यहाँ रुके भी थे। अब बात करते हैं इसके विनाश से संबंधित जानकारियों की। अभिलेखों के आधार पर इसका विनाश 3 बार हुआ था, जिसमें से 2 बार इसका पुनर्निर्मित किया गया था। जिसमें पहला विनाश जो हुआ था वह 455 से 467 ईस्वी के शासनकाल में हुआ था। महिर कुल के तहत ह्यून के कारण हुआ था और इसका जो पुनर्निर्माण करवाया था वह स्कंदगुप्त ने करवाया था। ठीक है, इसकी मरम्मत जो करवाई थी वह स्कंदगुप्त ने करवाई थी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके दूसरे विनाश के बारे में। दूसरा विनाश इसका जो हुआ था वह 7वीं शताब्दी में हुआ था। गौदास ने करवाया था इसका विनाश और इसकी जो मरम्मत करवाई थी वह बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने इसकी मरम्मत करवाई थी, जो दूसरा विनाश हुआ था उसकी। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा विनाश, जो अंतिम विनाश था इस विश्वविद्यालय का। तीसरा विनाश जो था वह 1193 में हुआ था और ये विनाश तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी और उसकी सेना ने किया था। इसके पीछे कारण है कि ये नष्ट क्यों करवाया था, क्यों किया था इस क्रूर शासक ने। इसके पीछे भी एक कहानी है। वो कहानी ये है कि जब ये तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी एक बार काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गया था और इस सेनापति के अपने हकीमों द्वारा इसका इलाज करवाया गया, लेकिन फिर भी वह ठीक नहीं हुआ। तो किसी ने उसको सलाह दी कि आप भारत के नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के आचार्य राहुल श्रीभद्र के पास जाकर के आप इलाज करवाइए तो अवश्य ठीक हो जाएंगे। लेकिन यह सेनापति यानी बख्तियार खिलजी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। लेकिन उसकी स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई थी कि वह मरणासन स्थिति में पहुंच गया था। तो उसे अपनी जान बचाने के लिए अंततः नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी के पास जाना पड़ा और उन्होंने एक शर्त रखी, यानी बख्तियार खलजी ने एक बहुत बड़ी शर्त रखी थी कि वह उनके कोई भी दवा खाएगा नहीं, यानी बगैर दवा के ही उसका इलाज किया जाए। लेकिन राहुल श्रीभद्र जो प्रमुख आचार्य थे उन्होंने इनकी शर्त को मान लिया। उन्होंने क्या किया, एक पुस्तकालय से कुरान लेकर के बख्तियार खिलजी के पास गए और उन्होंने कहा कि आप इस कुरान को पढ़िए और पढ़ कर के जब आप पढ़ लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो बख्तियार खिलजी ने ऐसा ही किया। कहा जाता है कि उस कुरान के कुछ पन्नों पर आचार्य जो राहुल श्रीभद्र थे उनके द्वारा उस पर दवाओं का लेप लगाया गया था, जिसके द्वारा जब वह कुरान पढ़ता था बख्तियार खिलजी तो थूक से जब पन्ना पलटता था तो उसके माध्यम से वह दवा उसके अंदर प्रवेश कर गई, मुंह से उसके शरीर में चली गई, जिसकी वजह से वह ठीक हो गया था। ठीक है, जब वह ठीक हो गया तो उसे चिंता का विषय ये हो गया, राजा को, जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, वह था कि हमसे ज़्यादा, हमारे हकीमों से ज़्यादा इस विश्वविद्यालय में विद्वान हैं, जो उसे पसंद नहीं आया। तो उसने हमला किया नालंदा विश्वविद्यालय पर और वह बौद्ध धर्म को भी ख़त्म करना चाहता था। इन्हीं कारणों से उसने उस पर हमला किया और कई विद्वानों को, हज़ारों विद्वानों को उसने हत्या भी कर दी और इस विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। आग इतनी भीषण लगवाई कि लगभग 5 या 6 महीने तक इस पुस्तकालय की आग धधकती रही। कारण ये था कि उसमें लगभग 3 लाख से भी अधिक पुस्तकों का संग्रह था और 90 लाख पांडुलिपियाँ थीं। पांडुलिपियों का मतलब ये थी कि वृक्ष की छालों पर लिखी गई थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से यह विश्वविद्यालय तकरीबन 5-6 महीनों तक इसमें आग धधकती रही थी। तो ये जानकारी थी नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।